Welcome to my YouTube channel, The Storyteller's Realm. Disclaimer. All stories, characters, and events depicted in this video are purely fictional. Any resemblance to real persons, living or dead, or to real-life events or locales is purely coincidental. May contain some 18+ content. This content is created for entertainment purposes only. Please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for notifications of new videos. सोना जब बोर होने लगती है तो अपने फोन को हाथ में लेकर सोशल साइट स्क्रॉल करने लगती है, लेकिन अचानक ही उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। सोना जब उसे ओपन करती है तो एक वीडियो ओपन होता है। वीडियो को देखकर सोना के हाथ कांपने लग जाते हैं। सोना डर से बड़बड़ा कर बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती, कभी नहीं। इतना बोलने के साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस वीडियो में अजीत जी को किसी ने राशियों से बांध रखा था और उनके सामने रुद्र एक किंग साइज चेयर पर पैर चढ़ा कर बैठा था। सोना भला इस पर कैसे यकीन कर सकती थी? रुद्र उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसके पापा को बंदी बनाना मतलब उसे बंदी बनाना। सोना का चेहरा अब तक आंसुओं से भर चुका था। वो सुबकते हुए खुद से बातें कर रही थी। स्वीटू, ऐसा कभी नहीं कर सकते। जरूर कोई जानबूझकर ये वीडियो इस तरह दिखा रहा है। मैं कभी यकीन नहीं करूंगी इस पर। मैं अभी स्वीटू से पूछ लेती हूँ, यहाँ ये ज्यादा सही रहेगा। इतना बोलकर सोना अपने आंसू पोंछती है और जल्दी से रुद्र को कॉल करती है। रुद्र का फोन रिंग हो रहा था, लेकिन वो फोन पिकअप नहीं कर रहा था। अब सोना की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। वो बार बार उस वीडियो को रिप्ले कर रही थी और रुद्र को फोन ट्राई कर रही थी। वीडियो रिप्ले करने से उसका ध्यान उस लोकेशन के बैकग्राउंड व्यू पर जाता है। उसे समझते देर नहीं लगती, ये वही जगह है जहां रुद्र उसे पूछताछ के लिए लेकर गया था। सोना अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो जाती है और अपना पर्स हाथ में लेते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। जब वो हॉल में पहुंचती है तो संध्या जी उसे रोकते हुए बोलती है, बेटा तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? तुम्हें चोट लगी है ना? तो रास्ट की जरूरत है। तो सोना पीछे देखते हुए बोलती है, मम्मी जी नॉर्मल सी चोट थी, इतना सीरियस नहीं है और थोड़ा सा अर्जेंट काम है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। संध्या जी अपनी जगह से उठते हुए बोली, बेटा तुम्हारी आवाज बहुत रुआसी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? तो सोना ने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाते हुए बोली, नहीं मम्मी जी सब कुछ ठीक है, मैं रुद्र के साथ आ जाऊंगी, उन्हीं के पास किसी काम से जा रही हूँ। ये सुनकर संध्या जी के चेहरे पर राहत दिखने लगी और उन्होंने कहा, फिर ठीक है, साथ में ड्राइवर को ले जाओ। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम ड्राइव नहीं कर पाओगी। ये सुनकर सोना हाँ में सर हिलाते हुए बोलती है, जी मम्मी जी। सोना घर से बाहर निकलती है और ड्राइवर को देखकर बोलती है, ड्राइवर अंकल मुझे बाहर जाना है, आप चलिए मेरे साथ। तो उस आदमी ने हम में सर हिलाते हुए कहा, जी मैम चलिए, आपको कहाँ चलना है? इतना बोलकर ड्राइवर पीछे का डोर ओपन कर देता है और सोना गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट करके बोलता है, बोलिए मैडम कहाँ चलना है? तो सोना गहरी सांस लेकर बोलती है कि इस वक्त रुद्र है। तो ड्राइवर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, एक्चुअली मैडम मैं कुछ समझा नहीं, मुझे नहीं पता रुद्र सर कहाँ है। तो सोना ने कहा, आप तो बहुत सालों से काम करते हैं ना उनके लिए, तो आपको सब पता होगा कि रुद्र अपने गुनहगारों को कहाँ सजा देता है। ये सुन रहकर ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, लेकिन मैडम वहाँ रुद्र सर की परमिशन के बिना जाना अलाउड नहीं है। रुद्र सर से पहले तक्षक सर की परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ का सारा काम तक्षक सर ही हैंडल करते हैं। ये सुनकर सोना ने गुस्से में कहा, अगर आपको नहीं जाना है तो आप साफ साफ बोल दीजिए, मुझे कार ड्राइव करनी आती है, मैं खुद चली जाऊंगी। ये सुनकर ड्राइवर के चेहरे पर पसीना उभरने लगा। बेचारा धर्म संकट में फंस गया था। वो ना सोना को भी मना कर सकता था और रुद्र के खिलाफ जाने की सोचकर ही उसकी पूरी बॉडी डर के मारे कांप रही थी। सोना ने एक बार फिर तेज आवाज में कहा,
तो क्या मैं आपकी खामोशी का मतलब यही समझूं कि आपको मुझे वहां लेकर नहीं जाना? तो ड्राइवर ने हकलाते हुए कहा, नहीं मैडम, मैं लेकर चलता हूँ आपको वहाँ। इतना बोलकर ड्राइवर कार ड्राइव करने लगता है। सोना अपना सर पीछे सीट से लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, जिसके अगले ही पल वो वीडियो फिर से उसके दिमाग समय रिवाइंड मोड पर चलने लगता है और उसके चेहरे पर रुद्र के लिए हल्का गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ महर काफी हद तक रिकवर हो गई थी। वो उठकर हॉस्पिटल के गार्डन में चक्कर भी लगाने लगी थी। महर बाहर घूम ही रही थी कि अचानक उसकी नजर रिमी पर जाती है, जो किसी आदमी से बातें कर रही थी। उसकी आंखों में डर दिख रहा था। वहीं उस आदमी का चेहरा मास्क से कवर था, इसलिए महर को साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से वो दोनों हॉस्पिटल की बाउंड्री पर खड़े थे, जो महर से काफी दूर थी, लेकिन फिर भी महर अपने कदम उस तरफ 4 बढ़ा देती है। महर धीमे कदमों से उन दोनों के थोड़े और करीब पहुंच जाती है तो उसे महर की हल्की आवाज सुनाई देने लगती है। मैंने तुम्हें हर इन्फॉर्मेशन दी है, फिर भी तुम मुझे अपने भाई से क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा तो मैं सबको सच बता दूंगी। रिमी की बस बात सुनकर सामने वाला शख्स हंसते हुए बोलता है, और तुम्हारी बातों पर यकीन कौन करेगा? मिस रिमी सहगल उर्फ सुहानी सहाय। उसकी बात सुनकर रिमी ने गुस्से में अपनी जाड़ भींचते हुए कहा, जरूर 4 यकीन करेंगे, उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। महर 4 घेरे घेरे चलकर उनके बहुत पास पहुंच गई थी कि अचानक ही वो किसी से टकरा गई। महर की आंखें गिरने की डर से बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन सामने वाले शख्स ने बड़ी ही फुर्ती से महर को संभाल भी लिया और साथ में अपना एक हाथ उसके मुंह पर भी रख दिया ताकि महर चिल्लाए ना। सोना की कार रुद्र के अड्डे पर आकर रुकती है। सोना जल्दी से कार से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ जाती है। वहां खड़ा कोई भी शख्स सोना को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको पता था सोना उनकी लेडी बॉस है। सोना सीधा उसी रूम में पहुंचती है जिसमें उस महर को रखा गया था। सोना सामने का नजारा देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उनमें मोतियों जैसे आंसू भर आते हैं। वो अपने आंखों के सामने चल रहे नजारे पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जैसा वीडियो क्लिप में था यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही था। सोना का रहा सहा विश्वास भी अब घुटने टेक चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा को बंदी बनाने की? सोना की आवाज सुनकर सबका ध्यान डोर की तरफ जाता है। इस वक्त रूम में रुद्र, तक्षक, अजीत जी और उनके साथ 10 लोग और थे, जिन्हें भी उन्हीं की तरह बंदी बनाया गया था। रुद्र अपनी चेयर से उठकर सोना के पास आता है। तुम्हें गोली लगी थी ना, तुम्हें रेस्ट? रुद्र इतना ही बोल पाया था कि पूरे रूम में एक चटाक की आवाज गूंज उठी। थप्पड़ सोना ने रुद्र को मारा था। गुस्से में रुद्र की मुठिया सख्ती से कस गई, लेकिन उसने सोना को पलटकर कुछ नहीं कहा, बल्कि अब भी उसका ध्यान सिर्फ सोना के कंधे पर था जहां उसे गोली लगी थी। सोना ने चीखते हुए कहा, मैंने मम्मी जी से सिर्फ बदतमीजी से बात की थी, तब आपको इतना गुस्सा आया मुझ पर कि आप शादी तोड़ने के लिए राजी हो गए, और आज आपने मेरे पापा की क्या हालत कर रखी है, मेरा ख्याल नहीं आया आपको? सोना रुद्र को वही खड़ा छोड़कर भागते हुए अजीत जी के पास आती है और उनके हाथ खोलने लगती है। अजीत जी की आंखों में भी पानी था, वो अपनी बेटी को अपने लिए लड़ता देख रहे थे। सोना 4 रोते हुए बोलती है, आपको कुछ नहीं होगा पापा, RS डेथ मेकर है तो अपनी जगह है, मैं आपको हाथ तक नहीं लगाने दूंगी इन्हें। सोना ने अब तक अजीत के हाथ खोल दिए थे और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए बोली, I miss your papa, I miss you so much, I miss you too my princess। अजीत जी ने सोना के बाल सहलाते हुए भरे गले से सोना को जवाब दिया। वही रुद्र अभी भी बिना एक्सप्रेशन के अजीत जी और सोना को देख रहा था। तक्षक को सोना पर गुस्सा आ रहा था, वो उसके बॉस पर हाथ कैसे उठा सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था बिना रुद्र के ऑर्डर के। सोना जब रो रो कर थक गई तब वो अजीत जी से अलग हुई और रुद्र की तरफ अपना रुख किया। रुद्र के दोनों हाथ उसकी पेंट के पॉकेट में थे। उसकी आंखों में बिल्कुल भी गिल्ट नहीं दिख रहा था, जिससे सोना के दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा था।
सोना ने अजीत को आराम से एक चेयर पर बैठाया और फिर रुद्र के पास आकर बोली, जवाब दीजिए मुझे आपकी इन आंखों को पढ़ना नहीं चाह आता है। रुद्र ने सख्त लहजे में कहा, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ बीवी, तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ लेकिन मुझे नहीं। और रही बात तुम्हारे पापा यानी अजीत परमार की, तो आज उनसे तो मैं अपने सारे सवालों के जवाब जानकर रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, और इन सबके बीच कोई नहीं आ सकता है, तुम भी नहीं। रुद्र का रूखा जवाब सुनकर सुहानी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। उसका दिल अब भी कह रहा था रुद्र गलत नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग तो सामने चल रहे सीन को देखकर चीख चीख के कह रहा था रुद्र गलत कर रहा है। सोना ने अपने दिल की बात सुनी तो धीरे से खुद से कहा, माय स्टूपिड लव, पता है रुद्र गलत है लेकिन फिर भी नहीं मान रहा। रुद्र ने तक्षक को कहा, रोमा को बुलाओ। तक्षक ने यस बॉस कहा और किसी को कॉल किया। सोना अपनी लाल आंखों में पानी ले अब भी रुद्र के जवाब का वेट कर रही थी। उसने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और दर्द भरी आवाज में कहा, क्यों मेरी फीलिंग्स का मजाक बना रहे हैं? आप बता दीजिए मुझे क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या गलती की है मैंने और मेरे पापा ने? सोना रुद्र के बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसने दोनों चार हाथों से रुद्र की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, रुद्र राजशेखर मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी आपको, आज अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ। तब तक रूम में रोमा एंटर हो चुकी थी। उसने जबरदस्ती सोना का हाथ रुद्र की कॉलर से छुड़वाया और सोना को बाहर ले जाने लगी। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? रुद्र अब क्या आप मेरे साथ जबरदस्ती भी करेंगे? मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको, कभी नहीं। मैंने कहा छोड़ो मुझे यही पापा के पास रहना है। लेकिन रोमा ने उसकी एक ना सुनी और जबरदस्ती उसे रूम से बाहर दूसरे रूम में ले गई। सोना बस झटपटाती रह गई। सोना अब बेतहाशा चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, जिससे रुद्र के दिल पर छुरियां चल रही थी, लेकिन वो चाहकर भी अपने काम को बीच में नहीं रोक पा रहा था। रोमा ने सोना को एक चेयर पर बैठाया और उसके हाथ बांध दिए। सोना ने इस बार चिल्लाकर नहीं बल्कि गिड़गिड़ा कर कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाना है। रोमा को भी अब सोना का मासूम चेहरा देखकर उस पार पर दया आ रही थी, लेकिन वो रुद्र के ऑर्डर को अनफॉलो नहीं कर सकती थी। सोना को बांधने के बाद उसने सामने लगी वॉल पर एक वीडियो प्ले किया। ये उस रूम का लाइव फुटेज था जिसमें इस वक्त रुद्र और बाकी सब चौथे। सोना आंखें फाड़े अब उस एलईडी को देखने लगी। हॉस्पिटल के बाहर महर ने जब देखा कि उसका मुंह किसी आदमी ने पकड़ रखा है तो वो बहुत डर गई। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि रणविजय खड़ा था। रणविजय ने कहा, प्लीज चिल्लाना मत। ये सुनकर महर ने जल्दी जल्दी हाँ मैं गर्दन हिलाई और रणविजय ने उसके मुंह पर से हाथ हटाते हुए फुसफुसा कर कहा, तुम इसकी जासूसी क्यों कर रही हो? तो महर ने कहा, अपनी फ्रेंड के लिए। और तुम? तो रणविजय ने कहा, सेम पिंच, अपने दोस्त के लिए। वैसे ये लगती तो सीधी साधी है, इसकी दुश्मनी इतने लोगों से होगी मुझे पता नहीं था। तो महर ने कहा, नहीं मुझे नहीं लगता इसमें इसकी कोई गलती है, शायद इसकी कोई मजबूरी है। मैं बस उस इंसान को जानना चाहती हूँ जो इसे मजबूर कर रहा है। ये सुनकर रणविजय ने आंखें बड़ी करके कहा, फिर से सेम पिंच। फिर रणविजय ने कहा, वैसे कौन है तुम्हारी फ्रेंड? ये सुनकर महर ने रिमी को देखते हुए कहा, जिसका चेहरा लिए ये घूम रही है। ये सुनकर रणविजय ने गर्दन हिलाकर कहा, ओ मतलब तुम सुहानी की फ्रेंड हो? महर ने सवाल किया। और तुम? मैं रुद्र का दोस्त हूँ। महर ने कहा, तो क्या पता लगा तुम्हें इसके बारे में? तो रणविजय ने कहा, बस इतना ही कि ये सब रिमी सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए कर रही है। और तुम्हें? तो इस बार महर ने रणविजय की टोन में कहा, सेम पिंच, मुझे भी बस यही पता है। वो दोनों बात करने में बिजी थे, इतने में रिमी और वो शख्स दोनों वहां से जा चुके थे। ये देखकर दोनों के ने एक साथ कहा, ओ शिट यार, निकल गए वो। फिर दोनों को एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे।
वही दूसरी तरफ रुद्र किंग साइज चेयर पर किसी हेल किंग की तरह बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिससे वहां खड़े हर शख्स के चेहरे पर डर के मारे पसीना आ चुका था। रुद्र ने चेयर पर आगे की तरफ झुकते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और एकटक अजीत जी को घूरते हुए कहा, तो बताइए मिस्टर अजीत परमार, आप मेरी वाइफ को क्यों मारना चाहते हैं? ये सुनकर अजीत जी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसे मार नहीं रहा था बल्कि बचा रहा था। तो रुद्र ने तिरछी स्माइल लिए कहा, देन मारने वाला कौन था वो बता दीजिए। ये सुनकर अजीत जी ने सकपकाते हुए कहा, वो सब दुश्मन है, मेरी बेटी के दुश्मन। ये सुन रुद्र ने गुस्से में कहा, जहाँ तक मैं अपनी बीवी को जानता हूँ उसका कोई दुश्मन नहीं है। सोना झटपटा कर उस चेयर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम थी। उसे रुद्र पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में कहा, रुद्र मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अजीत जी ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी ही बेटी का बुरा करूंगा? मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? जान बसती है मेरी प्रिंसेस मैं मेरी। ये सुनकर रुद्र ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, आप उसके पापा नहीं है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तो बार बार मेरी बेटी मत बोलिए, और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो जल्दी उसका नाम बताइए जो सोना को मारना चाहता है। वही रुद्र की बात सुनकर सोना जो झटपटा रही थी वो एकदम से सुन्न होते हुए आंखें बड़ी किए स्क्रीन को देखने लगी, और अजीत जी डर के मारे हकलाते हुए बोले, ये क्या बोल रहे हो तुम? वो मेरी बेटी है, मेरी प्रिंसेस, वो मेरी बेटी है, यही सच है और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। ये बोलते वक्त अजीत जी के चेहरे पर बेपनाह दर्द दिख रहा था। उनका एक एक शब्द उनके दिल के दर्द को बयां कर रहा था, जो सोना के दिल को छलनी कर रहा था। लेकिन रुद्र उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिलहाल उसे जो जानना था बस उसी पर फोकस था। अजीत की बात सुनकर रुद्र शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, वाह आप तो झूठ भी बड़ी सफाई से बोलते हैं, पर मेरे पास सबूत है इस बात का। ये बोलकर रुद्र ने तक्षक को कुछ इशारा किया, तो तक्षक कुछ पेपर लेकर आया। सोना की हार्ट बीट स्किप करते हुए चल रही थी, वो बस प्रे कर रही थी रुद्र जो बोल रहा हो उसमें से 1% भी सच ना हो। वो भूल चुकी थी वो इस वक्त कहा है किस हालत में। वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी, उसका सारा शरीर का दर्द खत्म हो चुका था। कुछ बचा था तो वो था दिल का दर्द, जो बढ़ते पल के साथ बहुत स्पीड से बढ़ रहा था, जैसे बस अब दिल फटने वाला हो। वही दूसरी तरफ पेपर्स देखते ही अजीत जी का गला सूखने लगा। उन्हें नहीं पता था ये किस चीज के पेपर्स हैं, पर रुद्र का कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा था कुछ तो पक्का सबूत है उसके पास। रुद्र ने वो पेपर्स अजीत जी की आंखों के सामने करते हुए कहा, ये देखिए मिस्टर अजीत परमार, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है डीएनए नॉट मैच्ड। ये देखकर अजीत जी ने कहा, ये सब झूठ नहीं, झूठी है ये रिपोर्ट। वो मेरी बेटी है, इस सच को भगवान भी नहीं बदल सकता। वही सुहानी का सब्र टूट चुका था। वो रोते हुए खुद से बोली, रिपोर्ट नॉट मैच, फिर मैं कौन हूँ? मैं सुहानी परमार नहीं हूँ, मैं पापा की बेटी नहीं हूँ। फिर सुहानी ने आंखें बंद करके चिल्लाते हुए कहा, आखिर कौन हूँ मैं? सोना बुरी तरह चिल्ला उठी थी। रुद्र ने अपनी बैग से गन निकालकर अजीत के हेड पर पॉइंट करते हुए कहा, नो मोर लाइज, मुझे सिर्फ सच सुनना है, इसी में आपकी और सबकी भलाई है। वरना आप भी जानते हैं, अगर उस इंसान का नाम आप मुझे नहीं बताओगे तो भी आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप ज्यादा दिन सोना को प्रोटेक्ट कर पाओ। आपका अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। जो सोना को मारना चाहता है वो ऐसा शख्स है जो अंडरवर्ल्ड की रग रग से वाकिफ है। ये सुनकर अजीत जी कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर सोना बेहोश हो जाती है और रुद्र हैरान। अजीत जी अपनी आंखें बंद करके कहते हैं, हाँ प्रिंसेस से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, अमानत है वो किसी और की, जिसे महफूज रखने के लिए हमारे पास रखा गया था।
उसे कोई कमी महसूस नहीं होने दी मैंने। सिर्फ नाम से ही प्रिंसेस नहीं बल्कि उसे मैंने प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया है। कभी उस पर स्टडी का प्रेशर नहीं था, ना कभी फ्यूचर में कंपनी संभालने का प्रेशर। वो एक आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन 21 साल की होने के बाद उसकी शादी करनी थी। लेकिन जिस दिन उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, चैप्टर 5, तो वो सबकी नजरों में आ गई। माना ये सब उसने बचपने में किया, लेकिन उसके दुश्मन जो उसे पाने की फिराक में थे, उन्हें उस वीडियो के जरिए खबर मिल गई ये मेरे पास है। उनकी बात सुनकर रुद्र को याद आया कैसे सोना ने बीच सड़क पर खाने के लिए तमाशा किया था। अजीत जी ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कब उसका चेहरा बदल दिया गया, लेकिन ज्यादा दिन मुझसे छुपा नहीं रहा कि वो लड़की जो प्रिंसेस बनकर मेरे पास रह रही है वो कोई डुप्लीकेट है। और जब तुम दोनों हमसे मिलने आए तो रहा सहा डाउट भी क्लियर हो गया। रुद्र ने कहा, सोना के इतने दुश्मन क्यों हैं? उसका माफिया से क्या कनेक्शन है? अजीत जी ने रोते हुए कहा, वो अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर रिहाल बेगूसराय, एशिया का जाना माना खूंखार गैंगस्टर और रोजी मैरिड रसियन माफिया क्वीन की बेटी है, एक माफिया प्रिंसेस। मैं एक मीटिंग के सिलसिले में दुबई गया था। मेरी और मेरी मुलाकात रिहाल से हो गई। उसने जबरदस्ती धमका कर प्रिंसेस को जबरदस्ती मेरी झोली में डाला था कि मैं उसकी हिफाजत करूं और पल पल की खबर उसे भी देता रहूं। रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या जया आंटी को पता है इस बारे में? तो अजीत जी ने कहा, उसे बस इतना पता है ये किसी और की अमानत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यही वजह वो प्रिंसेस के दूर जाने भर से बीमार पड़ जाती है। उसे डर सताने लगता है कहीं प्रिंसेस उसे छोड़कर ना चली जाए। हमारी बेटी भी थी, लेकिन इतना कहते कहते वो रोने लगे। उन्होंने खुद को संभालते हुए आगे कहा, लेकिन उसको रिहाल ने गायब करवा दिया। हमें नहीं पता हमारी बेटी कहाँ है और किस हालत में है। ये सुनकर सोना की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। जिंदगी का ऐसा काला पन्ना उसके सामने खुल चुका था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले हो पल वो बेहोश होकर उस चेयर पर झूल चुकी थी। रुद्र ने तक्षक को अजीत को खोलने का इशारा किया, फिर उन्हें एक चेयर पर बैठाकर पानी पिलाया गया। रुद्र ने कहा, मुझे पता है ये आधा सच है। आपने सिर्फ सोना का इंट्रो दिया है, जो उसका दुश्मन है उसका नहीं। पर फिलहाल मुझे अपनी वाइफ को संभालना है। मैं आपसे बाद में मिलता हुए शब्द उसने बहुत कठोर लहजे में कहे थे। रुद्र ने आगे कहा, एक गुड न्यूज है आपके लिए। ये सुनकर अजीत जी ने कंफ्यूज होकर रुद्र को देखा। तो रुद्र ने कहा, आपकी खोई बेटी मिल चुकी है। ये सुनकर अजीत जी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मेरी बेटी कहाँ है? उनकी आंखों में एक दफा फिर नमी आ चुकी थी। रुद्र ने कहा, जो इस वक्त आपके साथ आपके घर में रहती है। ये सुनकर अजीत जी के चेहरे के भाव कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए, जिन्हें शब्दों में नहीं उतारा जा सकता था। हैरानी, खुशी, दुख सब एक साथ उमड़ आया था उनके जहन में। उन्हें बार बार अब रिमी नजर आ रही थी। रुद्र ने तक्षक को एक बार फिर इशारा किया और तक्षक एक और डीएनए रिपोर्ट लेकर आया। ये रिपोर्ट रिमी और अजीत जी के डीएनए की था, जिसमें साफ साफ लिखा था डीएनए मैच्ड। अजीत जी ने कांपते हाथों से उस रिपोर्ट को देखा और अपने होठों से लगा लिया। मेरी बच्ची, इतना बोलने के साथ हो ही उनकी आंखें से बेहिसाब पानी बहने लगा। रुद्र अब एक पल भी वहां नहीं रुका और तुरंत उस रूम में आ गया जहां सोना थी। रुद्र ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेर कर उसके बहते आंसू साफ किए और उसके हाथ खोलकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और शिद्दत से उसके लाल चेहरे को देखते हुए आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ निया अपने रूम में बैठी बैठी रो रही थी। उसकी आंखें सूजकर लाल थी। उसकी सगाई की तारीख पक्की हो चुकी थी। उसने इतनी जिद करके ये रिश्ता करवाया था, तो वो अब इस रिश्ते से पीछे भी नहीं हट सकती थी। लेकिन आज उसने जो देखा था उसे अपनी ही पसंद से घिन आ रही थी। उसके सामने कुछ देर पहले के धुंधले मंजर याद आ रहे थे, जब उसने विशाल के अपार्टमेंट में एक लड़की को देखा था और उसके सामने शर्टलेस राहुल को।
वो लड़की विशाल को गले लगाए थी और विशाल भी उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था। और सबसे हैरानी की बात थी, निया उस लड़की को जानती थी। ये और कोई नहीं, निया की ही एक कॉलेज फ्रेंड माया थी, जिसे ये भी पता था निया राहुल को पसंद करती है। इसके बावजूद वो और विशाल एक दूसरे के इतने करीब थे। निया इस वक्त बहुत बुरी तरह झल्लाई हुई थी, उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थी, खूबसूरत बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसका प्यारा चेहरा बुरी मुरझाया हुआ था। वही विशाल के अपार्टमेंट में विशाल बालकनी में खड़े होकर सिगरेट के लंबे लंबे कस लिए जा रहा था और शायद किसी गहरी सोच में गुम था। सोना को गोद में लिए रुद्र अपने प्राइवेट विला के अंदर एंटर करता है। सोना अब भी बेहोश थी। रुद्र उसे बेड पर सुलाते हुए खुद पहले वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है, फिर नीचे किचन में जाकर कुछ बनाने लगता है। रुद्र ने ऑलमोस्ट डिनर बना लिया था कि उसका डोर नॉक होता है। रुद्र जाकर डोर ओपन करता है तो रणविजय बत्ती सी दिखाते हुए घर में एंटर करता है। ओह वाह, तेरे हाथ के बनाए खाने की खुशबू आ रही है। पूरे हॉल में ऐसा क्या खास बनाया है? रुद्र ने गुस्से वाला लुक देकर कहा। ये कोई टाइम है आने का, रणविजय ने कहा। दोस्ती टाइम नहीं देखती रुद्र राजशेखर, बस दिल होना चाहिए मिलने का। रुद्र गहरी सांस छोड़कर वापस किचन में आ जाता है। रणविजय उसके पास स्लैब पर बैठते हुए बोलता है, क्या हुआ, ये सड़े हुए बैगन जैसा मुंह क्यों बना रखा है? ये सुन रुद्र ने एक बार रणविजय को लाल आंखों से घूरा और फिर कहा, आज सोना को सच बता दिया मैंने, वो अजीत अंकल की बेटी नहीं है। ये सुन रणविजय ने कहा, और अजीत अंकल ने कोई सच बताया तुझे? रुद्र ने हामी भरते हुए खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया और फिर आज जो अजीत जी ने बताया सब रणविजय को बता दिया। फिर रणविजय ने कहा, सॉरी पर मैं कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया, पर जहां तक मुझे लगता है वो लड़की गलत नहीं है। रुद्र ने कहा, ये मुझे भी पता था, कुछ नया बताना है तो बक, वरना निकल यहाँ से। रणविजय ने एक प्लेट में अपने लिए खाना निकाला और फिर कहा, इस लाजवाब भोजन को ग्रहण किए बिना मैं तो यहाँ से हिलने भी नहीं वाला। रणविजय खाना खा रहा था और रुद्र वही साइड में बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। थोड़ी देर बाद रणविजय एक लंबी डकार मारते हुए खड़ा हो गया और वॉश बेसिन में हाथ धोकर आया और फिर रुद्र के पास आकर बोला, मन तो कर रहा है तेरे हाथों को चूम लूं जिनसे तू इतना अच्छा खाना बनाता है। पर रुद्र ने आंखें छोटी करके रणविजय को घूरा तो रणविजय ने हंसते हुए कहा, तू इन्हीं हाथों से मर्डर करता है तो मैं किसी खूनी के हाथ तो नहीं चूम सकता। रुद्र ने लैपटॉप साइड में रखते हुए कहा, अब तू यहाँ से सही सलामत जाना चाहता हुए या नहीं? रुद्र जैसे ही रणविजय की तरफ बढ़ा, रणविजय भागते हुए वहां से चला गया। रुद्र ने एक प्लेट में डिनर लगाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा सोना अभी भी सो रही थी। रुद्र ने हल्के से सोना के माथे को चूमते हुए कहा, सोना। सोना कसम साते हुए रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। रुद्र फिर से उसके चिक पार पर किस करते हुए बोलता है, हे गेट अप, देखो मैंने तुम्हारे लिए मूंग का हलवा बनाया है, योर फेवरेट। सोना। सोना ने आंखें खोलकर रुद्र को देखा। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल वो स्माइल गायब हो चुकी थी। वो झट से बेड पर बैठते हुए बोली, पापा, पापा कहाँ है? आपने क्या किया उनके साथ? सोना ने रुद्र की कॉलर पकड़ते हुए कहा। रुद्र ने सोना की कमर पर अपने हाथ रखे। सोना ने फिर से रोते हुए कहा, मैंने पूछा कहाँ है मेरे पापा? जवाब दीजिए रुद्र, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? रुद्र की नजर सोना के शोल्डर पर जाती है जहां उसे गोली लगी थी, जिससे अब ब्लड निकलने लगा था। रुद्र ने उस चोट को एकटक देखते हुए कहा, ही इज सेफ एंड अपने घर पर है। सोना ने जोर जोर से रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे रुद्र के जबड़े कस चुके थे। उसने जबरदस्ती सोना का चेहरा अपने सीने पर पुश किया।
सोना थोड़ी देर झटपटा कर ही रह गई क्योंकि रुद्र की ताकत के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी, वो बस रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद सोना का रोना थम गया, वो बस घेरे घेरे सिसक रही थी। रुद्र तीन ने उसका सर अपने सीने से हटाया और उसे आराम से बेड पर बैठा कर खुद प्लेट लेकर उसके सामने बैठ गया और चम्मच में हलवा लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। सोना बस गुस्से में उसे घूर रही थी। सोना ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला और रुद्र ने झट से उसके मुंह में चम्मच डाल दी। सोना ने रोना सा मुंह बनाते हुए उस निवाले को निगला और फिर से कुछ कहने को हुई उससे पहले रुद्र ने उसे एक और निवाला खिलाते हुए कहा, गुड गर्ल, ऐसे ही डिनर करना चाहिए। रुद्र ने जबरदस्ती उसे डिनर करवा दिया था। फिर उसके ब्लाउज को कंधे से नीचे खिसकाते हुए उसके जख्म पर पट्टी करने लगा। सोना रुद्र को देखकर फिर से रोने लगी थी। रुद्र ने पट्टी करके उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें दूंगा पर सही वक्त आने पर। इतना बोल रुद्र ने अपने होठों को सोना के भीगे गालों पर रख उसके आंसुओं को अपने होठों से रोक दिया। रुद्र ने सोना के पपूरे चेहरे पर छोटी छोटी किस्सेज देकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिलहाल तुम सो जाओ, हम सुबह का इंतजार चार करो। बेशक ये रात ढलने के बाद सुबह खूबसूरत होगी। सोना के आंसू पोंछने के लिए रुद्र था, लेकिन दूसरी तरफ निया के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। मम्मी पापा से वो कुछ शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी ये काली रात रोते रोते हो कटी। नेक्स्ट मॉर्निंग निया विशाल के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। विशाल ने दरवाजा खोला। निया कुछ बोलने को हुई कि अंदर से हिमाया की नींद भरी आवाज आई, कौन आया है सुबह सुबह? निया जो गुस्से में तिलमिला रही थी, अमेया की आवाज सुन उसका कलेजा फटने लगा था और उसकी आंखें एक बार फिर छलक आई। अमेया अंगड़ाई लेते हुए विशाल के रूम से निकली और निया को देखकर चौंकते हुए बोली, ओह दैट्स यू, गुड मॉर्निंग। निया ने गुस्से से हिमाया को घूरा। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा विशाल पर आ रहा था, जिसे देखकर लग रहा था उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। निया ने उसे और अमेया को एक साथ देख लिया है, फिर भी वो बुत बना खड़ा था बस। निया ने आगे बढ़कर विशाल का कॉलर पकड़ते हुए कहा, हाउ डरे यू, तुम मेरे साथ यानी निया राजशेखर के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? ये बोलते वक्त निया की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। वही विशाल ने अपना कॉलर छुड़वाते हुए कहा, ये पूछने का हक नहीं है मैडम आपके पास। मुझसे रिश्ता जोड़ने से पहले ही मेरे बारे सब पता कर लेना चाहिए था ना। निया की बची कुची उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उसे लग रहा था विशाल अपनी सफाई में कुछ कहेगा, लेकिन विशाल ने तो जैसे गुनाह कबूल कर लिया हो और उसे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। निया ने अपना रुख हिमाया की तरफ किया। एंड योर ब्लडी शेमलेस, अमेया ने भी गुस्से में तुनकते हुए कहा, जुबान संभाल कर, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से जुबान नहीं लड़ाना चाहिए। आई थिंक तुम विशाल को खुश नहीं रख पा रही हो। ये सुनकर निया ने शर्म से अपनी आंखें बंद की और मुट्ठियों को कस लिया, इतना कि उसके खुद के नाखून उसकी हथेली में चुभ चुके थे। अमेया ने निया को देखते हुए आगे कहा, You know what, darling, it's all about requirements, desires, and mostly pleasure. निया का मन कर रहा था वो अमेया का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो विशाल के कुछ कहने का वेट कर रही थी। लेकिन विशाल किसी तेज हवा की रफ्तार की तरह उन दोनों के करीब से निकल गया और निया बस अपनी खाली निगाहों से उसे देखती रह गई। अमेया भी अजीब सी सीटी बजाते हुए निया के कंधे से अपना कंधा टकराकर लगभग उसे धक्का देते हुए रूम से बाहर निकल गई। वही विशाल अपार्टमेंट के बैक एरिया में बने जिम सेक्शन में आ गया था और वो शर्टलेस होकर पंचिंग बैग पर लगातार पंच किए जा रहा था। निया ने अपने आंसू पोंछे और जिधर विशाल गया था उस डायरेक्शन में चली गई। निया जब विशाल को देखा तो एक पल के लिए फ्रिज हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी बेवफाई याद कर अपनी नजरें फेर ली। विशाल की नजर जब निया पर पड़ी तो उसने पंचिंग और भी ज्यादा फास्ट कर दी और 5-6 पंच के बाद ही पंचिंग बैग के चिथड़े उड़ चुके थे। मिट्टी निकल गिरने लगी थी।
विशाल ने हाफते हुए अपने साइड में पड़ी पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में पूरी बोतल खा ली। विशाल उस बोतल को फेंकते हुए वापस अंदर की तरफ बढ़ गया तो निया रास्ते में ही उसके सामने आते हुए बोली, जब गुस्सा निकालना चाहिए था तब तो मुंह पर ताला लगा था, अब इन बेजान चीजों पर अपना जोर आजमा कर क्या साबित करना चाहते हो। वही दूसरी तरफ सोना की आंखें चेहरे पर धूप पड़ने से खुलती है। सोना कसम साते हुए अपनी आंखें खोलती है तो अपने पास रुद्र को ना देखकर हाथ बढ़ाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर रुद्र को रूम में कहीं भी ना पाकर फ्रेश होने चली जाती है। वही रुद्र किचन में कॉफी बना रहा था, उसने 2 कप में कॉफी डाली और रूम की तरफ बढ़ गया। रुद्र जब रूम में आता है तो सोना बाथरूम से एक लाइट वाइन कलर का अनारकली सूट पहने बाहर आती है। रुद्र उसे एक नजर देखकर कहता है, हैव अ कॉफी एंड उसके बाद तुम्हारे पापा से मिलने चलेंगे। ये सुनकर सोना के उदास चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखने लगता है। वो रुद्र से कॉफी का कप लेकर बालकनी की तरफ चली जाती है और सुबह की ताजी हवा को अपने चेहरे पर फील करने लगती है। रुद्र ने कॉफी का शिप लेते हुए तक्षक को मैसेज किया और तुरंत ही तक्षक ने रुद्र को कॉल कर दिया। रुद्र ने फोन पिक करते हुए कहा, सर रिहाल बेगूसराय की सारी इंफॉर्मेशन हाइड है क्या, यहाँ तक कि पुलिस भी उससे जेल के सिलसिले में ऐसी जगहों पर मिलती है जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं। बेगूसराय की अलग दुनिया है। और वहाँ इतना बोलते बोलते तक्षक की जुबान लड़खड़ाने लगी थी। रुद्र ने तेज आवाज में कहा, तक्षक तुम कैसे कमजोर पड़ सकते हो। तक्षक ने फिर से अपनी आवाज में थोड़ी रूडनेस लाते हुए कहा, सर बेगूसराय सिर्फ ड्रग्स माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम ही नहीं करता, बल्कि ऑर्गन सेलिंग और माइन वर्किंग के जरिए पेट्रोल निकलना, वो ये सब काम सिर्फ 4 से लेकर 17 साल के बच्चों से करवाता है। उसकी दुनिया का पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है और मैं अपना 100% लगा दूंगा सर। वही सोना ने लगभग आधी कॉफी खत्म कर दी थी कि तभी उसे एहसास हुआ वो ठंडी बहती हवा उससे कुछ कहना चाहती है। सोना ने झट से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने फिर से आंखें बंद करना चाहा तो अचानक ही उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे आवाज लगा रहा हो हेल्प के लिए। कि उसके कानों में एक भारी आवाज सुनाई दी, जानना था ना तुझे, क्यों भगवान तुम्हें दूसरा मौका दिया। ये सुनकर सोना ने अपनी नजरें चारों घुमाई, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सोना बुरी तरह डर चुकी थी। उसने खुद से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है। कल रात भी वो बच्चों की रोने की आवाजें और अब ये। फिर उसने ऊपर की तरफ देखकर कहा, क्या मेरा कोई अपना वजूद है। सोना को फिर से वही अजीब हवाओं की आवाज सुनाई दी तो वो भागते हुए अंदर आ गई। वही रुद्र जो फोन में कुछ कर रहा था, उसने कॉफी मग साइड में रखते हुए कहा, आर यू ओके सोना ने डरी सहमी नजरों से रुद्र को देखा और ना में सर हिलाते हुए रुद्र के गले से लग गई। रुद्र ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, क्या कोई था बालकनी में। सोना ने लंबी सिसक भरते हुए कहा, पता नहीं स्वीटू, बहुत डर लग रहा, कुछ तो अजीब हो रहा है। मुझे पापा और मम्मा से मिलना है प्लीज। तो रुद्र ने कहा, ओके फाइन, अब डरना बंद करो, रुको मैं देख कर आता हूँ कौन है बालकनी में। तो सोना ने रुद्र पर पकड़ कसते हुए कहा, नहीं कोई नहीं है, प्लीज मत जाइए। रुद्र बहुत देर तक सोना को बाहों में छुपाए रखता है जिससे उसे कंफर्टेबल फील हो जाए। कुछ देर बाद उसने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, अब रोना बंद करो, हम चलेंगे अभी तुम्हारे घर और बाद में कहीं और भी जहाँ जाना बेहद जरूरी है। सोना ने हमें सर हिलाया। वही दूसरी तरफ वही विशाल अपार्टमेंट के बैक एरिया में बने जिम सेक्शन में आ गया था और वो शर्टलेस होकर पंचिंग बैग पर लगातार पंच किए जा रहा था। निया ने अपने आंसू पोंछे और जिधर विशाल गया था उस डायरेक्शन में चली गई। निया जब विशाल को देखा तो एक पल के लिए फ्रिज हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी बेवफाई याद कर अपनी नजरें फेर ली।
विशाल की नजर जब निया पर पड़ी तो उसने पंचिंग और भी ज्यादा फास्ट कर दी और 5-6 पंच के बाद ही पंचिंग बैग के चिथड़े उड़ चुके थे। मिट्टी निकल गिरने लगी थी। विशाल ने हाफते हुए अपने साइड में पड़ी पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में पूरी बोतल खा ली। विशाल उस बोतल को फेंकते हुए वापस अंदर की तरफ बढ़ गया तो निया रास्ते में ही उसके सामने आते हुए बोली, जब गुस्सा निकालना चाहिए था तब तो मुंह पर ताला लगा था, अब इन बेजान चीजों पर अपना जोर आजमाकर क्या साबित करना चाहते हो? विशाल ने कहा, प्लीज निया, मैं लड़ाई के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ये बोलते हुए विशाल अंदर चला जाता है। निया बेतहासा रोए जा रही थी। वो भी भागते हुए विशाल के पीछे गई। विशाल अपने रूम में आकर हाथ मुंह धो रहा था। निया ने उसे एकदम से पलटते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख उसे डीपली किस करने लगी, जिससे विशाल की आंखें बड़ी हो गई। उसने झट से निया को खुद से दूर करते हुए ये क्या कर रही हो तुम? निया की आंखें लाल थी, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, डिजायर्स, रिक्वायरमेंट्स, यही कहा था ना अमिया ने, मैं उसे ही पूरा कर रही हूँ ताकि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। इतना बोलते हुए निया ने अपना टॉप निकालना शुरू कर दिया। विशाल ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, सेट अप दिस नॉनसेंस, आर यू क्रेजी? निया ने दर्द भरी मुस्कुराहट लिए कहा, क्रेजी तो मैं पहले थी, अभी अकल ठिकाने आई है। मैं भूल गई थी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स भी तो है जिन्हें मुझे पूरा करना चाहिए। निया ने टॉप निकाल कर फेंकते हुए कहा। वो विशाल की तरफ बढ़ी और उसकी पेंट के बटन पर जैसे ही हाथ रखा, विशाल ने उसे धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया, जिससे उसकी उंगलियों के निशान तक निया के चेहरे पर पड़ गए। विशाल ने बौखलाते हुए कहा, गेट आउट, आई सेड गेट आउट राइट नाउ। निया ने रोते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्यों मुझे ये फील करवा रहे हो कि मेरी पसंद बहुत बुरी है? विशाल ने निया का टॉप उठाया और उसके हाथ पर रखकर उसकी बाजू पकड़ते हुए बोला, तुम कभी नहीं समझ पाओगी मैं क्या चाहता हूँ, सो जस्ट गेट आउट। विशाल ने लगभग धक्का देते हुए निया को रूम से निकाल दिया। निया बेबसी से वही खड़ी रह गई। अंदर विशाल अब अपना गुस्सा कमरे में रखे सामान को तोड़ फोड़ कर निकाल रहा था। निया रोते हुए शर्ट पहनकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सोना अजीत जी से मिलने गई थी। जया जी को अब भी नहीं पता था सोना सुहानी है और सुहानी रिमी, इसलिए वो बस नॉर्मली बिहेव कर रही थी। सोना ने अजीत जी को हग किया और कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगी। अजीत जी ने भी आंखों से इशारा किया। कुछ ही देर में रुद्र सोना की कार एक नए शहर की तरफ निकल चुकी थी जो गोवा था। सोना के चेहरे की चमक तो जैसे उड़ चुकी थी, उसे अब भी उन हवाओं की आवाज, तो कभी बच्चों के रोने की आवाज, तो कभी किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज अपने कानों में सुनाई दे रही थी, जो उसे बेचैन कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था रुद्र को अपने रिबर्थ के बारे में बताए या नहीं। रुद्र ने कॉल पर तक्षक से बात करते हुए कहा, महर को डिस्चार्ज करवा के अपने अपार्टमेंट में छोड़ देना, उसके बाद पूरी टीम के साथ आ जाना। विशाल को लाने की जरूरत नहीं है, वो यही कंपनी संभाल लेगा। और हाँ, आते वक्त मम्मी पापा से मिलकर आना और उन्हें बता देना डील के सिलसिले में गोवा जा रहे हैं। सामने से तक्षक की आवाज आई, ऑक्स, और कॉल कट हो गया। सोना रुद्र के चेहरे पर चिंता साफ साफ देख सकती थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर रुद्र के हाथ पर रखा। रुद्र को जैसे ही सॉफ्ट टच अपने हाथ पर फील हुआ, उसने गर्दन घुमाकर सोना को देखा। रुद्र ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, मेरी सोना इतनी समझदार कब से हो गई, जो अब चेहरे पर चिंता भी समझ आने लगी। मुझे इरिटेट नहीं करोगी गाने सुना के और शायरी सुना के? सोना के चेहरे पर स्माइल और आंखों में नमी आ गई। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बहुत जल्दी स्वीटू, अभी तो बस ये एक काम कर ले, उसके बाद पूरी जिंदगी आपको मेरी बेसुरी आवाज सुनने को मिलेगी।
रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने सोना की गर्दन पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब किया और उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया, जिसके साथ ही सोना की आंखें कुछ पल सुकून से बंद हो गई। उसने आंखें खोलते हुए कहा, ड्राइविंग टाइम रोमांस इज नॉट अलाउड स्वीटू। ये रूल्स के खिलाफ है, आपको जेल भेज दिया जाएगा। रुद्र ने उसे छोड़ते हुए कहा, तुम साथ चलोगी जेल में? सोना जने बड़ी सी न में सर हिला दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। रुद्र ने भी एक गहरी सांस छोड़ते सोना को देखा। उसकी मेहनत रंग लाई, आखिरकार सोना स्माइल कर रही है, वो भी एकदम रियल वाली। आफ्टर सम आवर्स रुद्र और सोना गोवा पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ गोवा में एक जंगली इलाका जो चारों तरफ पेड़ों से घिरा था, बीचों बीच एक बंगला, उसके आसपास कुछ क्वार्टर। ऐसा लग रहा था इस छोटे से शहर गोवा के किनारे कोई दूसरा शहर हो। दूर से वो बस एक जंगल मालूम होता है, लेकिन उसके अंदर इतना साफ कुछ हो सकता है कोई सोच भी नहीं सकता। ये बेगूसराय की दुनिया है जो सिर्फ उसके इशारों पर चलती है। एक तरफ 50 के आसपास टीनेज बच्चे काम कर रहे थे, उनके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए थे। तो दूसरी तरफ एक आदमी जिसने ब्राउन लेदर जैकेट, ब्राउन पेंट और सर पर एक कैप लगा रखी थी, वो हाथों में AK-47 लिए निशाना लगा रहा था। उसके आसपास उसके आदमी खड़े थे जिनके हाथों में भी बहुत सारे हथियार थे, जैसे बस अपने बॉस के ऑर्डर का वेट है और अगले ही पल की किसी को गोलियों से भून डालेंगे। तक्षक महर को हॉस्पिटल से पिकअप कर लेता है। महर कार की पैसेंजर सीट पर बैठी थी और तक्षक कार ड्राइव कर रहा था। महर हर 2 मिनट के बाद तिरछी नजरों से तक्षक को देख रही थी। तक्षक ने कार अपने अपार्टमेंट के सामने रोकी और उतरते हुए महर की साइड आया और डोर ओपन किया। महर भी बिना नानुकुर किए उतर गई। तक्षक उसे हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगा। तक्षक ने महर को अपार्टमेंट के अंदर दाखिल किया और फिर मुड़कर उसके फोरहेड को चूमते हुए कहा, अब तुम यही रहना, मैं गोवा जा रहा हूँ, कुछ काम है, जल्दी लौटाऊंगा। महर उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। हैंडसम किडनैपर, अब क्या हुआ तुम्हें? तक्षक ने एक छोटी सी स्माइल की जिससे उसके गाल पर डिंपल दिखने लगे और महर तो मानो बेहोश होते होते बची। उसने आंखें बड़ी करके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चे की जान लोगे क्या? स्माइल, और वो भी द हार्टलेस तक्षक। तक्षक ने एक बार स्माइल की और महर को कसके गले लगाते हुए कहा, दिस इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ यू माई प्रिजनर। महर ने भी स्माइल करते हुए तक्षक को गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने सोना को एक अपार्टमेंट में छोड़ा और खुद रेहाल बेगूसराय के अड्डे के लिए निकल गया। वही सोना को बहुत चिंता हो रही थी रुद्र की, लेकिन उसके बहुत जिद करने पर भी वो उसे साथ नहीं लेकर गया था। रुद्र के साथ लगभग 10 बॉडीगार्ड्स थे जो अलग अलग काम में थे। रुद्र ने हाईवे से गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ दी। कुछ ही पलों में रुद्र बेगूसराय की दुनिया में पहुंच चुका था। रुद्र के बॉडीगार्ड बहुत ट्रेन्ड थे। रुद्र ने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और चौक ना होते हुए आगे बढ़ने लगा। सब बॉडीगार्ड वहां का डरवाना माहौल देखकर पसीने से लथपथ हो चुके थे। वो सब अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुद्र बस कुछ ही कदम चला था कि अगले ही पल वो वहां खड़े एक पेड़ से उल्टा लटका था, क्योंकि वहां वाया बिछी थी जो घने घास में दिखाई नहीं दे रही थी। रुद्र की गन अब तक छूटकर नीचे गिर चुकी थी और रुद्र ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मुठ्ठियां कस चुकी थी और साथ ही रुद्र के हर बॉडीगार्ड की भी यही हालत थी, वो सब उल्टे लटके थे। वही रेहाल वहां अपने आदमियों के साथ डांस कर रहा था, जिसके गाने की आवाज रुद्र के कानों तक पहुंच रही थी। खलबली हो गया है दिल दुनिया से मेरा, खलबली हो गया है दिल, तार वार दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए, तार वार दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए, तार वार दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए, लग सा गया है ख्वाबों का आंखों में डेरा, खलबली हो गया है दिल दुनिया से मेरा, खलबली हो गया है दिल, खलबली हो गया है दिल।
दुनिया से मेरा खलबली हो गया है दिल। रेहाल किसी जानवर की तरह डांस कर रहा था। उसकी उम्र 50 जोड़ थी, दाढ़ी और सर के बाल सफेद थे, लेकिन फिर भी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा था। वो हर एक स्टेप बहुत भयानक तरीके से कर रहा था। रेहाल का डांस जारी था और उसके आदमियों का काम जारी था। रुद्र और उसके बॉडीगार्ड्स को रेहाला के सामने पेश किया गया। उन सब के हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। वही रुद्र आंखों में दहकती गुस्से की ज्वाला लिए उसे देख रहा था और बाकी सबकी डर से हालत खराब थी। कुछ ही पलों में गाना खत्म हुआ और बेगूसराय गहरी सांस लेते हुए लगभग हाँफ रहा था, और तभी उसकी नजरें रुद्र के गुस्से वाले चेहरे पर पड़ी और वो बेशर्मी से जोर जोर से हंसते हुए बोला, RS डेथ मेकर, इसी नाम से मशहूर है ना तू इस माफिया वर्ल्ड में, लेकिन तुझे इसका असली मतलब तक नहीं पता है बरखुरदार। इतना बोल वो फिर से शैतानों की तरह हंसने लगा। रुद्र ने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। ये एक ओपन एरिया था जहाँ पास ही में आग जली थी जिसमें चिकन पक रहा था। कुछ ही दूरी पर वो बच्चे जो रो रहे थे, जिन्हें देखकर रुद्र का खून खोल रहा था, और पास ही में कुछ और कैदी और बेगूसराय के लोग जो उस पर हंस रहे थे। रेहाल रुद्र के करीब आकर उसके कान में बोला, ये सब कुछ ऑलरेडी प्लेन था मिस्टर रुद्र राजशेखर। रुद्र ने कस मसाकर अपने हाथ खोलने चाहे, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं कर पाया, और उसे स्ट्रगल करता देख बेगूसराय के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। तुझे बिन पानी की मछली की तरह तड़पते देखे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है RS। वही अपार्टमेंट में सोना गहरी नींद में सोई थी कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी और सोना की आंखें फड़फड़ाने लगी। उसे एक बार फिर वही बच्चों के रोने की आवाज तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। सोना एक चीख के साथ बेड पर उठकर बैठ गई। सोना ने कांपते हाथों से साइड टेबल पर रखा पानी का जग और एक ग्लास उठाया और पानी डालकर एक सांस में ही पूरा ग्लास खत्म कर दिया। तेज हवा के कारण पर्दे बहुत तेजी से हिल रहे थे। सोना कांपते पैरों से खिड़की बंद करने के लिए उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। एक बार फिर वही भारी आवाज उसके कानों में पड़ी, तेरी जरूरत है तेरे पति को। और बस सोना लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। कौन हो तुम? तो फिर भारी आवाज आई, वही दिव्य शक्ति जिसके जरिए तुझे जीने का दूसरा मौका दिया गया। तुझे क्या लगा तू अपने प्यार को पाने के लिए दूसरी बार इस दुनिया में आई है? बिल्कुल नहीं, इस कलयुग के एक राक्षस का वध करने तुझे वापस भेजा गया है। यमलोक से धरती लोक पर एकदम से सोना के दिमाग पर कुछ हिट किया और उसकी आंखें बंद हो गई। जो बच्चों के रोने की आवाजें उसे सुनाई दे रही थी, अब उसके दृश्य भी उसकी बंद आंखों के सामने से होकर गुजर रहे थे और सोना के होठ फड़फड़ाने लगे थे। सोना की आंखों के सामने से वो दर्द भरा मंजर गुजर चुका था और उसे एक एक कड़ी समझ आने लगी थी। एक विक्की का उसे किसी और के कहने पर घर से उसे भगाना, क्योंकि सुहानी के नाम एक्चुअल में बेगूसराय की प्रॉपर्टी भी थी जिसकी कितनी दौलत थी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भले ही वो पाप की ही कमाई क्यों ना हो, दो उसका रिबर्थ बेगूसराय की मौत के लिए, क्योंकि बेगूसराय पर्सनली किसी से सामने से दुश्मनी नहीं करता, इसलिए अंडरवर्ल्ड के लोग उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं करते। वो ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिसके अपने नहीं होते बचाने के लिए, जैसे सड़क पर रहते बच्चे, तो कोई बुजुर्ग माँ बाप जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर फॉरेन में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वही सेटल हो जाते हैं। बस माँ बाप मरने पर प्रॉपर्टी लेने आते हैं, जिसका बंदोबस्त बेगूसराय ने बखूबी कर रखा था। अपना खुद का डेथ बॉडी का अंतिम संस्कार करने का बिजनेस, जिसमें अगर फॉरेन से कोई अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार अपनी अनुपस्थिति में करवाना चाहे तो वो ही कॉन्ट्रैक्ट ले। कोष्टक 3 उसका बदला चेहरा, ताकि कुछ दिन ही सही वो अपनी और रुद्र के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स कंप्लीट कर सके। सोना अपने आंसू पोंछकर जल्दी से उठ जाती है और आंखों में ज्वाला लिए वहां से बाहर निकलती है जहां रुद्र के कुछ गार्ड्स थे। सोना उनसे बाहर जाने की परमिशन मांगती है, लेकिन वो मना कर देते हैं।
और रुद्र को कॉल करते हैं तो रुद्र का फोन स्विच ऑफ बता रहा था क्योंकि रेहाल ने जब उसे अपनी पकड़ा तो कहीं जंगल में ही उसका फोन गिर गया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए दो बॉडीगार्ड्स खुद सोना को वहां ले जाने लगे जहां वो जाना चाहती थी। निया रोते हुए ही अपने घर आ चुकी थी तो संध्या जी ने कहा, बेटा कुछ दिनों से आप इतनी अपसेट क्यों हो? निया ने कहा, मम्मा बस थोड़ा बोरिंग फील हो रहा है, भैया और भाभी दोनों ही नहीं है ना, और ना ही अब कोई कॉलेज, क्योंकि निया की डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। संध्या जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, पर बेटा आपकी शादी तो है ना, अगले हफ्ते आपको शॉपिंग पर जाना चाहिए, ज्वेलरी सेलेक्ट करनी चाहिए, और अगर तुम चाहो तो विशाल के घर भी जा सकती हो अपनी सास से मिलने। निया ने फीकी रहसी स्माइल के साथ कहा, जी मम्मा आप चिंता मत करो, मैं बात ले लेती हूँ, अच्छा फील हो शायद। संध्या जी ने हाँ मैं सर हिलाया और निया अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उसने रूम में जाकर अपना फोन चेक किया तो उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि उसके पास रुद्र का मैसेज आया था जो शायद कल रात का था और वो विशाल को लेकर इतनी परेशान थी कि उसने अपना फोन चेक भी नहीं किया था। उसने जल्दी से मैसेज ओपन किया तो उसमें विशाल और अमेया ही थे। शायद विशाल नशे में था और अमेया उसके क्लोज होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विशाल उससे झटकते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोल रहा था, What are you doing? Stop this! इतना बोल वो उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम की तरफ चला गया। वहीं अमेया के चेहरे पर शातिर मुस्कान खिल गई क्योंकि उसके पास गिने चुने ही सही पर ऐसे एंगल से पिक क्लिक हो गई थी जिनसे लग रहा था अमेया और विशाल एक दूसरे के बहुत करीब हैं। निया मुंह पर हाथ रखते हुए सिसक पड़ी। उसे कुछ समझ आया। उसने रुद्र के बाकी मैसेज देखे। तुम्हारी पसंद में कोई कमी नहीं है ननिया, बस विश्वास नाम की मजबूत कड़ी और जुड़ जाए तो रिश्ता और गहरा बन जाएगा। ये वीडियो एक बिजनेस ट्रिप की है जहां मैंने ही विशाल को भेजा था। बाकी अमेया तो तुम्हारी कॉलेज टाइम की क्लासमेट है, तुम उसे ज्यादा अच्छे से जानती होंगी, वो ऐसा क्यों कर रही है। अभी मैं गोवा में हूँ, मम्मी पापा से बात हो चुकी है, अब बस तुम उनका कुछ दिन ख्याल रखना, गुड नाइट। बस मैसेज खत्म हो चुके थे और निया के हर गीले सिकवे भी _________। वही दूसरी तरफ तक्षक रुद्र के फोन को ट्रेस करके बेगूसराय की काली दुनिया में पहुंच चुका था। तक्षक बहुत ज्यादा ट्रेंड बाउंसर था, इसलिए वो हर कदम संभल कर रख रहा था। उसके हाथ में कुछ लकड़ियां थी, वो हर एक कदम बढ़ाने से पहले एक लकड़ी फेंकता और जो उसके साथ होना होता वो उस लकड़ी के साथ हो जाता। तक्षक अपने काम में लगा था। वही सोना की कार एक बड़े से हिल पॉइंट पर रुकी। शायद ही किसी को उस जगह के बारे में कुछ पता हो। वहां से बेगूसराय की दुनिया पूरी नजर आ रही थी क्योंकि वो पहाड़ों से पूरी तरह घिरी हुई थी। सोना के हाथ में इस वक्त एक बाइनोक्यूलर था जिसे वो अपनी आंखों के सामने करते हुए हर चीज को बारीकी से देख रही थी और वो बॉडीगार्ड्स हैरानी से सोना को रुद्र को ओपन एरिया में ही बांध कर रखा था। उसका सर झुका हुआ था और माथे पर से हल्का खून बह रहा था। सोना के थरथराते होठों से बस इतना ही निकला, SS स्वीटू। सोना ने उन बॉडीगार्ड्स को देखकर कहा, मैंने बोला था उस चीज का इंतजाम कर दिया ना। तो उसने डर का घूंट पीते हुए कहा, यस मैम, आपने जैसा कहा था वैसा सब हो चुका है। सोना हीव ने कहा, गुड, और फिर से वहां हो रही एक्टिविटी को देखने लगी। वही रुद्र की हालत खराब थी और भरी दोपहरी में अब धूप उसके चेहरे पर गिर रही थी। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसकी आंखें अपने आप उस ओर मुड़ गई जहां कुछ लोग रणविजय को पकड़ कर ला रहे थे और वो छोटे बच्चे की तरह झटपटा रहा था। छोड़ो मुझे, हुई माँ, छोड़ो मुझे, रुद्र ने जाड़ भींच कर धीमे से कहा। ओवर एक्टिंग की दुकान। रणविजय को भी रुद्र की साइड में बांध दिया गया। रेहाल हाथों में सिगार लिए आया और बोला, वेलकम मिस्टर। रणविजय ने रेहाल को घूरा।
रेहाल ने रुद्र के सामने लैपटॉप कर दिखाते हुए कहा, तुम्हारा ये आदमी काफी टैलेंटेड है, कहाँ से मिला तुझे? रुद्र ने देखा लैपटॉप स्क्रीन पर तक्षक का वीडियो चल रहा था। वो कैसे हर चीज से बचते हुए आगे बढ़ रहा था, कभी पेड़ों पर लपकते हुए तो कभी जमीन पर रेंगते हुए। रुद्र के जबड़े कस चुके थे। उसे ऐसे देखकर वही रणविजय ने भी डर से अपना थूक निगला। फिर रेहाल तिरछा मुस्कुराकर बोला, इसकी वजह से इतने काम थे अब तक। वेल, बंदे में दम है लेकिन इतना नहीं कि मुझसे टकरा जाए। इतना बोल रेहाल फोन कान पर लगाते हुए वहां से अंदर बने बंगलों की तरफ चला गया। रणविजय ने रुद्र की तरफ देख धीमे से कहा, कमीने, तूने मुझे आज मरवाने का प्लान पूरा बना लिया है ना। मैं कितना खुश था अपनी क्रश के साथ, और तूने मुझे यहाँ बुला लिया। रुद्र बने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, काम हुआ कि नहीं? रणविजय ने कहा, यार सारे पुलिस वाले तो बिल्कुल डरपोक निकले, कोई यहाँ आने को रेडी नहीं था। लेकिन तेरी दोस्त की पहुंच ऊपर तक है पॉलिटिक्स में और तेरी अंडरवर्ल्ड में। मैं दोनों का गठबंधन करवा के आ गया। रुद्र ने फिर से गुस्से को काबू करते हुए कहा कि क्या उनकी शादी करवानी थी जो गठबंधन करवा के आ गया तू? रणविजय ने कहा, कुछ ऐसा ही समझ ले, कुछ ही देर में सारे बच्चे यहाँ से निकल जाए बस। उसके बाद यार, उसके बाद क्या? उसका तो सोचा ही नहीं हमने। रुद्र ने कहा, बाद का बाद में सोचेंगे, कैसे भी करके इन बच्चों को यहाँ से बाहर भेजना है। तभी एक बच्चा जो शायद खाना पकाने के लिए वहां था, रुद्र ने उसे देख रहकर कहा, थोड़ा पानी मिल सकता है? उस बच्चे ने हामी भरी और एक गिलास पानी लेकर आया और अपने हाथों से रुद्र को पिलाने लगा और उसके बाद रणविजय को। रुद्र ने धीरे से कहा, बच्चे, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश नहीं की तुम लोगों ने कभी? तो उस बच्चे ने घूरकर रुद्र को देखा, फिर कहा, बहुत बार। तो फिर क्या हुआ? रणविजय ने कहा, उसकी मौत, जिसने ये कोशिश की थी। रुद्र और रणविजय के चेहरे पर हताशा वाले भाव आ गए तो उस बच्चे ने कहा, लेकिन इस बार हम सब ने मिलकर एक सुरंग बनाई है। अगर आप इन लोगों का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाओ तो मैं लगभग आधे घंटे में ही सुरंग के जरिए यहाँ से दूसरी तरफ मैन रोड तक निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ गया हुआ हूँ और मेरा एक साथी भी। लेकिन हम दोनों इन सब को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, बस इसलिए वापस आ गया। और वो इस बार रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई और फिर उसने रणविजय की तरफ देखकर कहा, बस इतनी सी बात, ध्यान ही तो भटकाना है ना, अभी हो जाएगा। यू गो बैक टू द वर्क। वो लड़का एक तिरछी निगाहों से आसपास खड़े लोगों को देखता और फिर से भट्टी के पास जाकर बड़े से पतीले में चमचा घुमाने लगता है। थोड़ी ही देर में तक्षक एक आदमी को पीटते हुए वहां एंटर करता है और रुद्र को ऐसे बंधा देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो भागकर उसकी रस्सियां खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी एक गोली उसकी बाह पर आकर लगती है और तक्षक की एक चीख निकल जाती है। पीछे रेहाल का राइट हैंड और खास आदमी कल्कि खड़ा था, जो देखने में बेहद डरावना था। काला रंग और एकदम मुंडवाया हुआ सर। तक्षक चीखता हुआ वही जमीन पर गिर पड़ता है। रुद्र रणविजय की तरफ देखकर चिल्लाकर बोलता है, तू किसी काम का नहीं है कमीने। रणविजय ने भी गुर्रा कर कहा, और तूने तो जैसे झंडे गाड़ दिए हो, खुद को माफिया डॉन कहता है और इनके सामने कुछ पल भी नहीं टिक पाया। इससे तो अच्छा मैं इनका दोस्त होता। कल्कि के चेहरे पर शातिर स्माइल आ गई। वही रेहाल अपना सिगार फूंकते हुए फिर आया और रणविजय को खोलने का इशारा किया। रणविजय के हाथ खुलते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। रेहाल बोला, तो तू मेरा आदमी बनने के लिए तैयार है? रणविजय बोला, जो हुकुम मालिक। वैसे भी इस टाइम दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए, और मैं बहुत समझदार हूँ। रुद्र ने चीख कर कहा, जो मेरा दोस्त नहीं रह पाया वो तुमसे क्या वफादारी निभा पाएगा? बेगूसराय मार डालो इसे, ये भरोसे के काबिल नहीं। और एक पल के लिए रणविजय के चेहरे की हवाएं उड़ गई। रेहाल मुस्कुराकर बोला, ये अभी अपनी वफादारी साबित करेगा आरएस। इतना बोल रेहाल ने एक गन निकाली और रणविजय के हाथों में थमाते हुए बोला,
शट योर चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। रणविजय का एकदम से गला सूखने लगा, उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने जैसे तैसे गन हाथ में ली और रुद्र की तरफ पॉइंट कर दिया। रुद्र ने एक टक रणविजय को देखकर अपने मन ही मन कहा, शूट मी विजय, जस्ट डू इट, कम ऑन, यू कैन डू इट। वही रणविजय के हाथों में पसीना छूट रहा था। रिहाल ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? और अगले ही पल रणविजय ने ट्रिगर दबा दिया। रणविजय ने जैसे ही ट्रिगर दबाया तक्षक बहुत जल्दी हरकत में आया और रुद्र के आगे खड़ा हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात थी, उस गन में गोली थी ही नहीं। रेहाल शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, आई एम इम्प्रेस रणविजय, अब बहुत मजा आएगा आरएस। मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। घाव अपनों के चुभते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े। आरएस का दिल बस एक ही जाप जपे, लड़े तो कैसे लड़े जब सामने दिल के बहुत करीबी अपने ही खड़े। वो क्या शायरी की है। रेहाल अजीब सी विशल बजाते हुए बंगलों की तरफ चला गया और अंदर जाकर अपने मिनी बार पर ड्रिंक करने लगा। वही रुद्र ने उन बच्चों पर ध्यान दिया जिन्हें गए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे। अब रुद्र ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि इसके आगे तो उसके पास कोई प्लान नहीं था। लेकिन उसे पता नहीं था उसकी सोना बहुत कुछ प्लान कर चुकी है। वो डेंजरस है, पर सोना अब उससे पीछे तो बिल्कुल नहीं हटने वाली थी। प्रेम कहानी का तो कई लोगों ने इतिहास रचा है। सोना आज अपने प्रेम को भी त्यागने के लिए तैयार थी। रेहाल अपने हाथ में एक हंटर लेकर बाहर आया। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही आसमान में चोपर उड़ने की आवाज आई और साथ ही बरसात होने लगी। लेकिन ये बरसात आम बरसात की तरह नहीं थी। इसका रंग अलग था। जहां बारिश आने से माहौल मिट्टी की खुशबू से महक उठता है, इस बारिश की वजह से एक तीखी गंध फैल गई थी। रुद्र ने स्मेल को सूंघा और उसकी आंखें फैल गई। उसने तुरंत ऊपर की तरफ देखा, जहां 2 चोपर उड़ रहे थे और उससे बेतहाशा पेट्रोल बरस रहा था। अब तो रिहाल के चेहरे पर भी डर दिखने लगा था। वही सोना ने ये काम उन्हीं 2 बॉडीगार्ड से करवाया था जिन्हें वो अपने साथ लेकर आई थी। उसके हाथ में अब भी बाइनोक्यूलर था, जिससे वो रिहाल के एक एक एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी। उसने रुद्र को देखा, जो बेहद हैरानी से चारों तरफ देख रहा था, क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी और महिलाएं थी वो अब भी वही थे और वो भी डर से कांप रहे थे। सोना की पेट्रोल वाली बारिश से लगभग बेगूसराय का सारा इलाका भीग चुका था। बस एक चिंगारी और रिहाल के इस पापी राज्य को आग अपनी चपेट में ले लेगी। कुछ पल बाद तीसरा चोपर आसमान में उड़ रहा था और घिरे घिरे लैंडिंग के लिए बढ़ रहा था। सब बेसब्री से उसको देखने का वेट कर रहे थे। सबको जानना था इतनी किसकी जुर्रत जो बेगूसराय से पंगा ले ले। जैसे ही चोपर के पहिए जमीन पर पड़े, उसमें से ब्लैक सूट सलवार और सर पर डपटा ले सोना उतरी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। उसे वहां देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सोना से तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसके हाथ में एक लाइटर भी था। रुद्र के मुंह से धीमे से निकला, सोना। और तभी सोना ने अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें उलझी और अगले ही पल सोना ने रिहाल की तरफ रुख करते हुए कहा, डिड यू लाइक माई सरप्राइज डैड? रिहाल ने सोना को गुस्से में घूर कर कहा, ये क्या मजाक है सुहानी? सोना ने मुस्कुरा कर कहा, क्या आपको ये मजाक लग रहा है? रिहाल ने कहा, तुम जैसी नर्म दिल लड़की ये सब कभी नहीं कर सकती। इतना बोलकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आगे कहा, और तब तो बिल्कुल नहीं जब तुम्हारा सोहर भी यही कैद हो। सोना ने भी तिरछी मुस्कुराहट लिए कहा, और मैं कहूँ कि मैं उसकी कुर्बानी भी दे सकती हूँ तो। ये सुनकर सबके चेहरे पर जहाँ डर था, रुद्र के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने मन में ही सोना का हौसला बढ़ाते हुए कहा, You can do it, baby. Just like a tigress. This time is not for love or else it's about many future many youth of India. सोना ने रुद्र को एक नजर ऐसे देखा जैसे उसके मन की बात उस तक पहुंच रही हो। रुद्र ने एक बार फिर से अपने मन में कहा, You gonna make a history, सोना। सोना ने रिहाल की तरफ तीखी नजरों से देखकर कहा,
मैं इन चुनिंदा लोगों की जान ले सकती हूँ, लाखों करोड़ों की जान बचाने के लिए, जो तुम्हारी ड्रग की वजह से, नकली दवाइयों की वजह से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से, तो कुछ अपनी फूटी किस्मत की वजह से तुम्हारी इस काली दुनिया का शिकार हो जाते हैं। अब रिहाल के माथे पर पसीना झलक रहा था, उसके हाथ पांव फूल रहे थे। कल्कि गुस्से में आगे आया तो सोना ने कहा, वन मोर स्टेप एंड बूम, टक्कर। रिहाल ने झट से कल्कि के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया और कहा, हम डील कर लेते हैं, तुम यहाँ से जो ले जाना चाहो ले जाओ, पर ऑप्शन मैं दूंगा, उसके बाद तुम यहाँ कुछ नहीं करोगी। सोना ने आसमान की तरफ सर करके हंसते हुए कहा, तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारे पास अब भी ऑप्शन देने वाला कुछ है? रिहाल ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, योर हस्बैंड एंड फ्रेंड्स एंड अदर वन ऑप्शन इज ओल्ड मैन, वुमेन एंड किड्स। सोना ने स्mirk के साथ कहा, वेयर इज किड्स एंड अदर पर्सन्स? क्योंकि अब तक उसी सुरंग से वो भी निकल चुके थे जिनकी धमकी रिहाल उसे दे रहा था। अब रिहाल की हवा टाइट हो रही थी। उसने अपने हाथ से छूट रहे पसीने को अपने कुर्ते से पोंछा और कहा, लेकिन तेरे सोहर को मैं अब भी मौत के घाट उतार सकता हूँ। सोना ने कहा, बेशक कर लो ये सब, आई डोंट केयर, आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू डेड, दिस इज माई लास्ट विश एंड डिस्को। रुद्र ने भी तिरछा मुस्कुरा कर कहा, सेम पिंच बीवी। रिहाल उन दोनों की सन की भरी बातें सुन रहा था और उसके दिमाग का हर तार और फ्यूज उड़ चुका था। तक्षक ने अब तक रुद्र के हाथ खोल दिए थे। रुद्र ने एक अंगड़ाई ली और सोना को देखकर कहा, नी सेंट्री जानम, विंकिंग फेस। सोना ने भी एक स्माइल पास करके कहा, आर यू रेडी फॉर योर डेथ? रुद्र ने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, अगर मौत देने वाला इतना हसीन हो, आई विल ऑलवेज रेडी फॉर डाई। सोना ने कहा, ये फ्लर्टिंग भारी पड़ने वाली है सोना के स्वीटू। रुद्र अब भी प्राउडी स्माइल लिए सोना को देख रहा था। रणविजय ने अब तक अंदर का बयूरो ले लिया था, उसके हाथ में एक AK-47 थी और चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान। रिहाल को जैसे है अपने हेड पर किसी की गन महसूस हुई। उसने तिरछी नजरों से देखा और रणविजय को देखकर उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। रणविजय ने कहा, काम डाउन। मैंने पहले ही कहा था ऐसे टाइम में मैं सिर्फ दिमाग का काम लेता हूँ, इस वक्त उनका पलड़ा भारी है। इतना बोलते वक्त उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। रुद्र ने आगे बढ़कर रणविजय से गन ली और कहा, तुम और तक्षक जाओ चोपर में बैठो। दोनों ने तुरंत एक साथ कहा, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें और सुहानी को यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। रुद्र ने गुस्से में चीखते हुए कहा, ये बहस करने का वक्त नहीं है, जस्ट गो फ्रॉम हियर राइट नाउ। तक्षक ने आसपास नजरें दौड़ाई और एक रिहाल के एक आदमी पर पंच बरसाते हुए उससे गन छीनी और अगले ही पल कल्कि को शूट कर दिया। क्योंकि उसने रुद्र को बहुत टॉर्चर किया था, कल्कि एक चीख के साथ गिर पड़ा, गोली सीधे दिल पर लगी थी। रुद्र ने गुस्से में कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। तक्षक और रणविजय उदास सा चेहरा बनाकर वहां से चोपर में बैठकर चले गए और उनके जाने के आधे घंटे बाद ही बेगूसराय की दुनिया बुरी तरह झुलस चुकी थी। आसपास पहाड़ होने की वजह से धुएं के गुब्बारे एक साथ बाहर निकल रहे थे, जैसे पहाड़ों के बीच कोई वोल्केनो ज्वालामुखी जल रहा हो। आफ्टर वन डे राजशेखर विला किसी जुगनू की तरह चमक रहा था, क्योंकि आज घर में शादी थी, सॉरी शादी नहीं, शादियां। राजशेखर फैमिली, परमार फैमिली और विशाल के माता पिता सब घर में हो रहे कामों में मगन थे। उनके होठों की मुस्कुराहट बता रही थी वो कितने खुश थे। टीवी पर अब भी एक ही न्यूज ब्रेकिंग न्यूज की तरह फ्लैश हो रही थी, जो थी बेगूसराय का अंत। और प्राउडली बैनर्स दिखाए जा रहे थे जिनमें सोना, रुद्र, तक्षक और रणविजय के नाम विद पिक्चर शो हो रहे थे। एक कमरे में 4 दुल्हन बैठी थी, सुहानी परमार, रिमी सहगल, महर राठौड़, निया राजशेखर और इनके होने वाले पतियों को तो आप लोग अच्छे से जानते हो।
परमार फैमिली और राजशेखर फैमिली के सारे गीले सिकवे दूर हो चुके थे। अब बस जया जी की तबीयत थोड़ी खराब थी, जो कि सुहानी की जगह रिमी के होने की वजह से थी, लेकिन उनके दिल में जो सुहानी से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ने वाला डर था वो खत्म हो चुका था। आयान्या को जेल हो चुकी थी और कुछ ही देर में हमारी रॉयल ब्राइड्स एंड ग्रूम्स सज धज कर एंट्री लेते हैं। सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। जहां दुल्हन को शर्माना चाहिए, हमारी क्यूट निया विशाल के साथ फ्लर्ट कर रही थी और बेचारा विशाल शर्मा रहा था। महर का अलग ही रोना चल रहा था। उसका हैंडसम किडनैपर सिर्फ रुद्र के ऑर्डर फॉलो कर रहा था, नजर उठाकर भी उसे नहीं देख रहा था। रिमी का भाई अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, जो कि रणविजय की वजह से था, इसलिए रिमी की नजरों में रणविजय के लिए ढेर सारी रिस्पेक्ट थी और शादी होने वाला ब्लश उसके गालों को गुलाबी बना रहा था और रणविजय चीकी स्माइल लिए अपनी वुड बी वाइफ को देख रहा था, जो उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। रुद्र सोना का अलग ही दंगल हो रहा था। सोना ने कहा, पिछली बार आपको मैंने कितनी विनती करके शादी के लिए मनाया था, अब आपकी बारी है। रुद्र ने रोना फेस बनाकर कहा, पर तब सिचुएशन अलग थी ना बच्चा। अब तो सब सही हो चुका है ना हमारे बीच। अब तो तुम नाराज नहीं हो, तो मैं कैसे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोना ने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, मैं हूँ नाराज। रुद्र ने तुरंत कहा, पर क्यों, मैंने क्या किया? सोना ने कहा, आपने कुछ किया नहीं, वही तो बात है। रुद्र ने कहा, व्हाट? सोना ने उसकी शेरवानी को गले से पकड़ते हुए उसे अपने करीब किया और आंखों में आंखें डालकर बोली, कितने दिन हो गए शादी को, हमारा बेबी अभी तक नहीं आया, वरना वो शादी अटेंड कर लेता। सिर्फ आपकी वजह से उसने अपॉर्चुनिटी खो दी। रुद्र ने आंखें बंद करते हुए कहा, ओ गॉड नॉट अगेन, मैं इसका पागलपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। विशाल सही कहता है, मेरी किस्मत सिर्फ फूटी हुई नहीं है बल्कि पूरी तरह तबाह है। गाइस, ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे पूरी जिंदगी भर। So let's start the grand wedding. सब हैप्पी मैरिज लाइफ बोलो कैरेक्टर्स को। उनकी शादी संपन्न हो चुकी थी और सब अपना फ्यूचर प्लान कर रहे थे। विंकिंग फेस सी नो इविल। हैप्पी एंडिंग।